यहां से देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपने को कि दो ब्लॉक जो है वो हमने अटैच कर रखे हैं। यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक रखा हुआ है। एक ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो, ये ब्लॉक है मान लो 3 kg का, ये ब्लॉक है 3 kg का, और यहाँ से ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और ये कितना है 2 kg। क्या हो रहा है, ये जो स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये जो ब्लॉक है वो कितना है 2 kg का है, और इसको हमने वेलोसिटी दे दी, इसको हमने वेलोसिटी दे रखी है कितनी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। कितनी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अब एक बात देखो, हमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, वो हमें ये दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ दोनों ब्लॉक की, ठीक है, या एक तरह से रेंज ऑफ वेलोसिटी बतानी है, ठीक है भाई। हमें क्या बताना है, रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक, रेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। पहला केस जो है विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट बेटा रुक जाओ यार, क्या रिपीट हो जा रहा है बार बार, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज, सवाल समझ आया सभी को, हाँ है ना। क्या ये सवाल क्लियर हो गया कि क्या मतलब ये क्या पूछा जा रहा है। चलो यार, अब एक बार देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब एक ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हमारा सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलो यार कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो किसके बराबर। तो देखो यार 3 kg का जो मास है उसकी वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू किसके बराबर 10, और अपॉन में कितना 3 प्लस 2 5 kg, यानी ये किसके बराबर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड की। इसकी वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर सभी को, हाँ है ना। जो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, हाँ कि ना। ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक बात देखो, अगर मैं इस पूरे सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी देखूं, तो इनिशियल वेलोसिटी ये 3 kg की बात करते हैं और 2 kg की, ये 3 kg और ये हमारा है 2 kg। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर आप बैठ करके देखोगे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप अगर बैठ करके देखोगे तो ये 3 kg के ऊपर उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर के डायरेक्शन में। VCM कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, VCM किसके बराबर है 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे कि अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखना है तो पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, और इस पे इधर की तरफ 4 ऐड करोगे, और इधर की तरफ कितना ये जा रहा था 10 से। अरे हाँ कि ना, ये बताओ भाई क्लियर। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हम वेलोसिटी देखें तो यार इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसमें उल्टा करके ऐड किया यही दिखेगा। इसमें 10 से इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड, पीछे के डायरेक्शन में ऐड करेंगे। मैं वही चीज सुबह जो बताया था बेटा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि बी की जो वेलोसिटी है वो इनवर्स करके ऐड करते हैं ए की वेलोसिटी में, हाँ कि ना। ये बताओ नमन पहले कि बी की जो वेलोसिटी है वो ए वाले में इनवर्स करके ऐड करते हैं, 3 kg वाले की आगे नहीं होगी। अरे बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो, दिल से नहीं सोचना, थोड़ी बुद्धि लगाओ एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये रेस्ट पे था, एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे तो ये रेस्ट पे है, ये 10 से जाता हुआ दिख रहा है, स्टार्टिंग की बात हो रही है। जब अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ 3 kg मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या V3 वेक्टर माइनस ऑफ VCM वेक्टर, हाँ है ना।
तो v3 तो 0 और vcm तो पीछे की तरफ है -3, यानी किसके बराबर आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या बता रहा है आपको कि सेंटर ऑफ, सॉरी ये 4 है भाई, ये कितना -4, तो ये किसके बराबर आएगा, तो -4 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। अब एक बात देखो कि ये पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर की तरफ जा रहा था, तो ये -4 क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि उल्टे करके ऐड कर दो, सीधा क्या करना है, इनवर्स करके ऐड कर देना। तो अब आपको क्या दिखेगा कि ये जो 3 kg का ब्लॉक है वो इधर 4 से जा रहा है, और ये ब्लॉक कितने से जाता हुआ दिखेगा, अब 6 से, हाँ कि ना, ये बताओ। ये अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हमें क्या दिखेगा कि 3 kg का ब्लॉक इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा, और 2 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बैठ के आराम से देख रहा है। क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ कि ना। सेंटर ऑफ मास जो है वो वहां से बैठ के देख रहा है, इधर से ये 4 से जाता हुआ दिखेगा, उधर 6 से। मैंने बताया था कि मोशन कैसा होगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं हूं तो यहाँ से ये दोनों ब्लॉक इधर जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, यही चीज दिखेगा आपको। तो अब एक बात बताओ कि दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घटेगी या बढ़ेगी। अब जैसे अगर थोड़ा फर्दर अगर आगे आगे का अगर पार्ट देखें तो ये बढ़े, ये जैसे जैसे इधर जाएंगे तो सेंटर ऑफ ये 2 kg और 3 kg की वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा, कम होगी भाई। वंदना ठीक से देखो, जैसे जैसे एक बात सोचो ना, अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे स्प्रिंग ये ब्लॉक दोनों ऐसे जा रहे हैं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी डिक्रीज, हाँ कि ना, फटाफट बोलो, डिक्रीज होगा, अरे हाँ है ना, डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा, कहां तक, तो जब देखो जब मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा, जब ये मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो उस केस में इसकी सेंटर ऑफ मास को, इसकी वेलोसिटी भी 0 और इसकी वेलोसिटी भी 0, क्या बोलते हो, सही बात, हाँ है ना। ये 3 kg, ये 2 kg, यही आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये अंदर आना शुरू करेंगे, अंदर आना शुरू करेंगे, और कब तक आएगा, जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन ना हो जाए। और मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में फिर से इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी भी वेलोसिटी 0, ये 3 kg हो गया और ये 2 kg हो गया। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एलोंगेशन, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एलोंगेशन, और ये जो पार्ट है ये हमारा है मैक्सिमम कंप्रेशन। ये क्या है हमारा, मैक्सिमम एलोंगेशन, और ये क्या पार्ट है, मैक्सिमम कंप्रेशन। दोनों केस में वेलोसिटी 0। फटाफट बोलो क्या समझ आया सभी को, हाँ है ना। ये बताओ भाई, क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अरे भाई लिख दो हाँ कि ना यार। अब एक बार देखो, मैं अगर 3 kg की वेलोसिटी का रेंज देखूं फॉर 3 kg सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो 3 kg की का जो वेलोसिटी का रेंज होगा वो आप पहले एक बार सोच के बताओ यार। 3 kg का जो मास है उसकी वेलोसिटी का रेंज, रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, क्या पूछ रहे हो बेटा, एक और किसी ने, मैक्सिमम कंप्रेसर रिपीट कर देते हैं। मैंने ये बोला देखो सबसे पहले कि ये सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ जा रहा है 4 से, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हमें बैठ के देखना है तो ये इधर 4 से जाता हुआ दिखेगा और ये इधर 6 से, चूंकि इनवर्स करके ऐड करोगे, ठीक है। जब ये 4 ये 6 से धीरे धीरे वेलोसिटी 0, फिर इधर आएंगे, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी 0, कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी वेलोसिटी 0। क्योंकि एक बात सोचो कि जब तक ये दोनों की वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक ये इधर की तरफ आते रहेंगे और तब तक कंप्रेशन होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों 0, हाँ कि ना। और यहाँ पे जब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक दोनों की वेलोसिटी 0 ना हो जाए, तो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन, दोनों केस में दोनों की वेलोसिटी 0। अब मुझे ये बताओ, आप 3 kg की जो वेलोसिटी है उसका रेंज बताना अपने को। 3 kg जो मास है उसकी वेलोसिटी का रेंज आप लोग खुद से सोच के बताओ, कहां से कहां तक। क्लियर होना चाहिए भाई सभी को, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारा कैलकुलेशन या बहुत सारे दिमाग लगाने की जरूरत है। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक होगा वेलोसिटी का रेंज, 0 से 4,
0 से 4। यार एक बात बताओ ना, किसी भी चीज का रेंज निकालोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम कितना दिख रहा है आपको 0, मैक्सिमम कितना 4, हाँ कि ना। 0 से 4, क्या बोलते हो, सही बात है, 0 to 4 मीटर पर सेकेंड, 0 से 4 मीटर पर सेकेंड। और मैं अगर बात करूं फॉर 2 kg मास, 2 kg मास की बात करें तो वेलोसिटी का जो रेंज आएगा वो किसके बराबर, 2 kg मास के लिए वेलोसिटी का रेंज, 2 kg मास के लिए वेलोसिटी का रेंज 0 से 6। बहुत बढ़िया, सही बात है भाई, 2 kg मास के लिए वेलोसिटी का रेंज 0 से 6। मैक्सिमम पूछा जाए तो 6 2 kg के लिए, और 3 kg के लिए 4। क्या यहां तक क्लियर सभी को, हाँ या ना, क्लियर यहां तक सभी को भाई, फटाफट बोलो सर। जब कंप्रेस हो रहा होगा तो भी कितनी होगी, अरे एक बात देखो, अलग अलग टाइम पे बेटा अलग अलग कंप्रेशन पे वेलोसिटी अलग अलग, वो कैसे निकालेंगे वो उसका सवाल मैं कराऊंगा। कि मान लो मैं बोलूंगा कि 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन पे वेलोसिटी निकाल लो दोनों ब्लॉक की, वो भी निकालेंगे अपन। एक तो रेंज वाला टाइप, ये वाला टाइप सवाल है, ठीक है, क्लियर। फटाफट, ये धीरे धीरे 4 से 0 जा रहा है तो वो तो किसी अलग अलग कंप्रेशन पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। अब इसके बाद अगर मैं देखूं कि मान लो अगर मुझे ये बोला जाए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो, विथ रेस्पेक्ट टू, सेकेंड पार्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो यार, विथ रेस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड अगर हमें देखना हो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है, तो जरा देखो यहां से, ये 3 kg, ये स्प्रिंग हो गया, और यहां से 2 kg का मास एक कनेक्टेड है, और ये इधर 10 से जा रहा था। सवाल यही था अपना, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो क्या आएगा, तो इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, ऐसे लिख लेता हूं मैं, 3 kg और 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालना हो तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ कि ना, यही लिखोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बट फटाफट बोलो 3 kg का। तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड इधर के डायरेक्शन में, हाँ कि ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था। सेंटर ऑफ मास क्यों लिया, अरे भाई एक बात बताओ ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें पता है ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ 3 kg विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम ऐसे लिख तो सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, हम ये चीजें लिख सकते हैं, अरे हाँ कि ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि 4 मीटर पर सेकंड है आगे की तरफ, 4 मीटर पर सेकंड है आगे की तरफ। अब एक बात देखो, क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 3 kg के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया भाई, 3 kg के बारे में अगर अभी हम बात करें तो एक बात सोचो, इधर की तरफ ये 4 से जा रहा है, इधर की तरफ 4, फिर मिनिमम कहां से कहां तक, 4 से 0, और इधर की तरफ एक बार 4 होगा, हाँ कि ना, बताओ भाई, लौट करके जब आएगा तो 4, पहले स्टार्टिंग में इधर 4, फिर घटते घटते 0, फिर एक बार इधर से बढ़ते बढ़ते 4 इधर की तरफ, हाँ या ना। तो मिनिमम अगर देख, यानी हमारा इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ 3 kg मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक बार +4 एक बार -4, एक बार +4 और एक बार -4, हाँ या ना, एक बार क्या होगा +4 एक बार -4। अरे यार एक बार 4 वेक्टर के फॉर्म में लिखना अपने को भाई, यहां ध्यान रखो V3CM वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो एक बार +4 एक बार -4। तो अब एक बार सोचो, एक बार +4 करोगे तो 3 kg की वेलोसिटी कितनी, 8, मतलब अगर इधर वाला करोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड, और इधर वाला करोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ 3 kg मास जो है वो उस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां से कहां तक, तो 0 से 8 मीटर पर सेकेंड तक। सभी को समझ आया ये चीज, हमने देखा वेलोसिटी ऑफ 3 kg मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू V3CM प्लस VCM, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं V3CM प्लस VCM, VCM हमें पता है कांस्टेंट है इधर के डायरेक्शन में 4 से। अब मैं बोल रहा हूं कि V3CM की वैल्यू एक बार इधर 4 होगी एक बार इधर की तरफ 4 होगी, जब इधर 4 होगा तो 0, जब इधर 4 होगा तो 8।
यानी इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर के 8 मीटर पर सेकेंड तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर के 8 मीटर पर सेकेंड तक कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये ऐसे ऐसे करके आगे भी जाएंगे, तो अब ऐसे ऐसे करेगा तो ये 0 से लेके 8 तक की सारी वेलोसिटी इसके पास हो जाएगी। 8 क्यों आया, एक बार देखो ना, जब 4, ये तो कांस्टेंट, ये 4 इधर की तरफ और ये 4 इधर, 8, ये 4 इधर, ये 4 इधर, 0। 3 kg का, एक बार 2 kg की भी बात देख लो, 2 kg का भी देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है 4 इधर की तरफ, जरा आप एक बार देखो 2 kg वाले मास के ऊपर, 2 kg का मास जो था उसकी वेलोसिटी कहां से कहां, तो 6 मीटर पर सेकेंड जो था वो इधर की तरफ, इधर था, घटते घटते सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 0, और फिर एक बार 6 इधर की तरफ आते समय भी, हाँ कि ना। तो जब इधर की तरफ होगा तो 6 + 4 10, जब इधर की तरफ होगा तो 6 - 4 2, यानी ये 2 kg की जो वेलोसिटी होगी वो कहां से कहां तक, तो 6 + 4 होगा एक बार, और एक बार 10 मीटर पर सेकेंड किधर, इधर के डायरेक्शन में, और एक बार -6 + 4 यानी -2 मीटर पर सेकेंड, यानी किधर की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या समझ आया सभी को, यानी एक बात सोचो, इसकी वेलोसिटी कहां से कहां तक, -2 से 10, यानी रेंज कहां से कहां तक, तो 0 से 10, रेंज कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 10 तक। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं, हाँ या ना, ये बताओ भाई, पहले एक बार देखो, पता है क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर हो गया, जरा एक बात बताना, जरा कितने लोगों को क्लियर हो गया, 2 लोगों को नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूं कि यहां से देखो, क्या ये स्टेटमेंट समझ आया आपको, क्या ये स्टेटमेंट समझ आया, V3G = V3CM + VCM। हमें पता है यार ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, 4 है, हमें इसकी वैल्यू हमने देखी है कि ये 4 इधर भी हो सकता है, 4 इधर भी हो सकता है, हाँ है ना। एक बार सोचो मैं कैसे ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दो सोचो यहाँ पे देखो मोशन, इसका जरा ध्यान, मैंने क्या बोला था कि ये ऐसे ऐसे भी जाएगा और ये इधर की तरफ भी जाएगा, हाँ कि ना। तो अब एक बात सोचो, जब ये पूरा सिस्टम 4 से भी जा रहा होगा, पूरा सिस्टम 4 से जा रहा होगा, और एक बार इसकी वेलोसिटी 4 इधर भी होगी, तो 8 से जा रहा है कि नहीं, हाँ या ना। अगर एक बार सोचो, ये पूरा सिस्टम 4 से जा रहा है और इसकी खुद की भी इसके रेस्पेक्ट में 4 है, तो कितना हुआ, 8। अगर मैं ये अगर बस जा रही है 10 से, मैं बस के अंदर 2 से जा रहा हूँ बस के रेस्पेक्ट में, तो मेरी स्पीड 12, हाँ है ना। तो एक बार सोचो, ये पूरा आगे भी जाता है और ऐसे ऐसे भी होता रहता है, तो दोनों वेलोसिटी काउंट करना पड़ेगा ना। आप ये इसका मोशन मैंने क्या बताया था कि ऐसे भी जाता है और आगे पीछे भी होता रहता है, तो जब एक बार सोचो, जब ये 4 से कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है, अब इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक बार 4 होगी इधर की तरफ, एक बार 4 इधर, तो दोनों ऐड करना पड़ेगा या नहीं। तो जब इधर होगा तो 4 + 4 8, जब इधर होगा तो 4 - 4 0। क्लियर, अब क्लियर हुआ सभी को, फटाफट बोलो हाँ है ना। लास्ट, क्या बोल रहे हो बेटा, लास्ट की रेंज समझ नहीं है। लास्ट की रेंज में देखो, हाँ यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि सर -2 से 10 निकाला हमने, 0 से 10 क्यों लिखा, तो एक बार सोचो, -2 से 10 के बीच 0 आएगा, -2 क्या बता रहा है, डायरेक्शन, -2 क्या बता रहा है, डायरेक्शन, हाँ कि ना। तो भाई डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन मिनिमम तो 0 होगा, मिनिमम तो 0 होगा। मैं बोलूं एक आदमी जो है -2 से जा रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और दूसरे की वेलोसिटी 0, कौन सी वेलोसिटी कम है, -2 या 0, कौन सी वेलोसिटी कम है, 0। तो वही तो एक बात बताओ ना, रेंज की जब बात करेंगे हम लोग कहां से कहां तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना, मिनिमम से मैक्सिमम तक ले जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, तो 0 से लेकर के 10 तक। अब क्लियर हुआ सभी को, फटाफट बोलो हाँ या ना, क्या क्लियर हो गया सभी को।
चलो अब एक फटाफट एक सवाल करते हैं यही वाला, जिससे और थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट में लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट बोलते जाना, अब आप लोग ही बोलोगे, मैं बस लिखता जाऊंगा। ये मान लो 4 kg का ब्लॉक, यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर 4 kg का ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग से अटैच है। कॉपी पेन लेकर के भाई तैयार हो जाओ, आपको ही सारे आंसर लिखने हैं, मैं बस बोलता ये लिखता जाऊंगा मैं। ये 2 kg, ये इधर की तरफ कितने से जा रहा है, 3 से, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये कितने से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है भाई, चलो फटाफट बोलो पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट बोलो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट करो फटाफट बोलो। 12, 24, 36, 6, कितना आया, फटाफट बोलो कितना आया। 6, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2 अपॉन कितना, 6, यानी कि इसके बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, दूसरा मुझे निकालना है रेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। रेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जरा ये बताओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक, ये जो 4 kg का ब्लॉक है, और ये हमारा कितना है, 2 kg का ब्लॉक, ये इधर 12 से जा रहा है, और ये इधर 3 से जा रहा है। ठीक है, अब यहां से एक बात देखो, इस केस में सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर बैठ करके देखना है तो 6 इधर की तरफ ऐड कर दो, चूंकि सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, और इसमें भी 6 इधर की तरफ। चलो अब रेंज ऑफ वेलोसिटी बता दो। रेंज ऑफ वेलोसिटी, रेंज ऑफ वेलोसिटी किसके लिए, 4 kg के लिए। V4 का रेंज बताओ भाई, V4 का रेंज, सभी का आंसर आना चाहिए। V4 का रेंज बताओ, V4 का रेंज बताओ भाई सभी। V4 का रेंज, V4 का रेंज कितना, तो यहां से देखो ये कितने से जा रहा है, इधर 3 से, ये इधर कितने से, 3 से, तो कितना, 0 से 3, बिल्कुल सही है। V4 का रेंज 0 से 3 मीटर पर सेकेंड। V2 की रेंज, V2 की रेंज, V2 की रेंज 0 से 6, ये अभी कितने जा रहा है, 6, कहां तक जाएगा, 0 तक, 0 to 6। क्लियर, चलो तीसरा बताना अपने पास, रेंज ऑफ वेलोसिटी, रेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है। चलो भाई V4 के का रेंज बताओ, V4 का रेंज फटाफट करना अपने को, V4 का रेंज फटाफट बोलो, V4 का रेंज कितना, V4 का रेंज, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्या लिखूंगा मैं, V4 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू V4cm प्लस VCM, हाँ है ना। VCM हमें पता है कितना है भाई, 6 मीटर पर सेकेंड इधर के डायरेक्शन में, ये इधर के डायरेक्शन में कांस्टेंट है ये। अब एक बार सोचो, ये इधर की तरफ 3 से जा सकता है, इधर की तरफ 3 से जा सकता है, तो एक बार यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो +3 + 6 यानी 9, और एक बार -3 + 6 = 3, यानी रेंज कितना, तो 3 से 9, क्या बोलते हो, क्लियर, 3 to 9 मीटर पर सेकेंड, 3 to 9 मीटर पर सेकेंड, क्या क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, 3 to 9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। चलो यार भाई अच्छी बात है, यहाँ से देखो अब मान लो मैं रेंज की बात किसके लिए कर लेता हूँ, मैं 2 kg के लिए, V2 इक्वल्स टू कितना, V2g इक्वल्स टू V2cm प्लस VCM। चलो ये तो 6 कांस्टेंट है इधर के डायरेक्शन में, 6 तो कांस्टेंट है इधर के डायरेक्शन में। चलो दो की बात करें तो कहां से कहां तक, तो एक बार 6 इधर, एक बार 6 इधर, अरे हाँ है ना, तो एक बार 6 इधर, तो ये एक बार +6, एक बार तो 12, और एक बार -6 तो 0, यानी रेंज कहां से कहां तक, 0 से 12 मीटर पर सेकेंड में। फटाफट बोलो हाँ है ना, क्लियर, क्या ये क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया सारी चीजें, हाँ सर समझ आ रही है, हाँ है ना। पता है एक बात देखो, अब इस पे सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं पता है,
क्रिस्टल क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ पता है सवाल इसमें मल्टी करेक्ट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बोल देंगे कि क्या कभी 4 kg की वेलोसिटी 0 हो सकती है, हाँ या ना, क्या 4 kg की वेलोसिटी 0 हो सकती है, क्या 4 kg की वेलोसिटी 5 हो सकती है, क्या 4 kg की वेलोसिटी 9 हो सकती, अरे भाई ये वो बेवकूफ हो, 4 kg की 3 से 9 है, 0 कहां से हो जाएगी, 4 kg की 3 से 9 है, 0 कहां से हो जाएगी, ऐसे तो अंधे मत बनो कम से कम, ठीक है भाई। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं आपको, ये वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया क्लियर, सभी को बोलो फटाफट हाँ है ना। अरे भाई इतना लंबा, सर पिछले क्वेश्चन में 2 के लिए 0 क्यों लिया था, इस केस में 3 to 9 कैसे लिया, वहां से देखो वहां आया था -2 से 10 आया था शायद, वहां -2 से 10 आया था, यानी मिनिमम तो 0 हुआ, बट ये तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये है भाई, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला है 0 से 3 0 से 6, इसके रेस्पेक्ट में 3 से 9 और सॉरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 से 9 और 0 से 12, क्लियर, ये वाला जिसका डाउट था क्लियर हो गया भाई। -2 से 10 के केस में 0 से 10 क्यों लिया था मैंने, अलग क्यों आ रहा है, अब एक बात बताओ यार, क्या एक बात सोचो, जैसे मान लो अगर आप ग्राउंड बस के अंदर बैठे हुए हो, तो बस के अंदर का आदमी आपको अलग वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखता है, और बस के बाहर वाले आदमी को वो दूसरा आदमी अलग से, हाँ या ना, तो फिर ये तो अलग अलग फ्रेम में तो वेलोसिटी अलग आएगी ही, नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता है ना, हाँ बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, इसीलिए तो मैंने 0 से 10 लिया था। कंसीडर, अब वो आपसे पूछा जाएगा ग्राउंड फ्रेम में करना ये, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये, सवाल ये नहीं बोला जाएगा, रेंज की बात करें तो ग्राउंड फ्रेम में, अगर कुछ नहीं दिया ग्राउंड की बात करेंगे वो, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना कि कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे होंगे, क्लियर हो गया सभी को। V2G रिपीट कर दो, V2G देखो, V2G इक्वल्स टू मैं ऐसा लिख रहा हूँ V2CM प्लस VCM, हाँ है ना, V2G इक्वल्स टू V2CM प्लस VCM, VCM कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकंड इधर के डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी हमें पता है कि इस डायरेक्शन में 6 है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो 6 से जाएगा और 6 से वापस भी आएगा, एक बार 6 इधर एक बार 6 इधर, तो एक बार +6 एक बार -6, जब इधर जा रहा होगा तो +6, इधर जा रहा होगा तो -6, 0 से 12, क्या ऐसे सवाल अब क्लियर हो गए सभी को, फटाफट बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर हो गया। चलो यार, अब अगला सवाल क्या है पता है, जैसे मान लो अलग अलग टाइम पे वो लोग पूछ लेंगे कि एलोंगेशन अगर ये है तो वेलोसिटी बता दो, अगर मान लो कंप्रेशन ये है तो वेलोसिटी बता दो, या मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन पे बता दो, तो देखो यार सवाल कैसे डील करेंगे अपन, यहां से देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, मान लो ये 4 kg का ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग से अटैच है, और ये इधर की तरफ मान लो 6 kg का ब्लॉक है, ये इधर की तरफ 10 से जा रहा है, ये इधर की तरफ 10 से जा रहा है, और ये इधर की तरफ 5 से जा रहा है, ठीक है, ये इधर 10 और इधर ये वाला 5 से। तो पहला अगर मान लो पूछ दिया जाए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत ही बेकार सवाल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, तो 6 × 10 + 5 × 4 अपॉन कितना 10, यानी किसके बराबर, तो ये कितना 60 और 20 80 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, 8 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन। सवाल क्या आएगा, दूसरा सवाल, मेन जो सवाल हमें करना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम वेलोसिटी बता दो, सवाल सुनना आप यहाँ से, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो उस समय वेलोसिटी बताओ, क्या मैक्सिमम एलोंगेशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम, हाँ या ना, क्या मैक्सिमम एलोंगेशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम, तो चलो भाई मैक्सिमम एलोंगेशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये 4 kg और ये हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन जब हो गया तो ये हमारा 6 kg है, ये भी v से जा रहा है और ये भी v से जा रहा है, ठीक है भाई, क्या मैं इस वाले स्टेप और इस वाले में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं मैं, हाँ कि ना, क्या इन दोनों स्टेप में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं मैं, पता है रीजन के साथ पता है, हम ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बस लगा दे रहे हैं, हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स 0, तो इसीलिए हम मोमेंटम कंजर्व करें, तो चलो भाई P इनिशियल इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू P फाइनल इन x डायरेक्शन, P इनिशियल इन x डायरेक्शन कितना आएगा, तो 4 × 5 + 6 × 10 इक्वल्स टू किसके बराबर,
तो दोनों की वेलोसिटी सेम, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 इंटू वी के बराबर। क्लियर? 10 इंटू वी कितना आ जाएगा? तो चलो भाई v इक्वल टू किसके बराबर? तो 20 और 60, 80 अपॉन 10। ये देखो 8 मीटर पर सेकेंड। एक बात सोचो जरा यहाँ पे, क्या ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर? अरे हाँ या ना? क्या ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर? अब एक बात सोचो, जब दोनों, अगर एक सिस्टम के अंदर जब सारे ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो उसी से मूव कर रहा होगा, हाँ कि ना? तो इसमें अचंभित होने वाली बात नहीं है कि बस यही कॉन्साइड हुआ है, वो हर जगह होगा। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे सिस्टम की हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर। क्या रिलेटिव भी जीरो था मतलब? हाँ रिलेटिव तो जीरो था ही, बिल्कुल हाँ सही पकड़ा तुमने। रिलेटिव जो था वो तो जीरो था ही, सही बात है। मैक्सिमम कंप्रेशन पे रिलेटिव जीरो कब होगा? जब ये 8 ये भी 8 तो जीरो, ये 8 और ये भी 8 तब भी जीरो। क्लियर? अब एक बात देखो, ये पूछ लेंगे तीसरा पार्ट कि मैक्सिमम कम एलोंगेशन बता दो। अच्छा एक चीज और बताओ, मैक्सिमम एलोंगेशन बता दो। मैक्सिमम एलोंगेशन, जरा एक चीज देखो, क्या कंप्रेशन पे भी सेम वेलोसिटी होगी या अलग होगी? दूसरा सवाल जो है ना, इसका सवाल ये है कि वेलोसिटी क्या होगी एट मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों पे सेम? यार वहां भी मोमेंटम कंजर्व करते तो यही आता। तो मैक्सिमम कंप्रेशन और एलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन और एलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन दोनों केस में वेलोसिटी सेम आएगी। क्लियर सभी को, हाँ या ना? अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन की वैल्यू निकालनी है तो मान लेते हैं ये तो इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे कितना x एलोंगेशन हो गया। क्या हो गया? x एलोंगेशन हो गया। तो क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं भाई? फटाफट बोलो, अरे हाँ या ना? क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं इसमें? चलो एनर्जी कंजर्व कर लोगे तो यहां से क्या लिखूंगा मैं इनिशियली, किसकी कितनी एनर्जी? तो 1/2 इंटू 4 इंटू, यहां से लिख देता हूं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 इंटू कितना? 4 इंटू किसके बराबर? 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 10 का स्क्वायर। क्या इस समय केवल काइनेटिक एनर्जी? क्या इस समय केवल काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना? केवल काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा? तो बाद वाले में, इस वाले केस में क्या हुआ? तो इस वाले में कितनी? तो 1/2 इंटू, दोनों की वेलोसिटी 8 है तो मैं ऐसे लिख देता हूं 4 + 6 10 इंटू 8 का स्क्वायर। दोनों की वेलोसिटी सेम है तो क्या करते? 4 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8 का स्क्वायर, बात तो वही पड़ेगी। अरे हाँ है ना? फटाफट बोलो जल्दी से। और प्लस में क्या लिख दूंगा? तो प्लस कितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी? तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। चलो फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, ही आ जाएगा। ये कितना? तो यहां से काट पीट कर लेते हैं पहले। काट पीट करे तो कितना? ये 2 से 2 टाइम्स और ये 25, 50 प्लस ये 3 और 100, 300 इक्वल्स टू 5 और वो कितना 64। उसको माइनस में ले आते हैं, माइनस 64 इंटू 5 किसके बराबर? 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 और प्लस 2 320 इक्वल्स टू 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर। क्या सभी को समझ आ रहा है, हाँ कि ना? किसके बराबर आएगा? 350 माइनस 320 कितना? 30 इंटू 2 बाई के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू दी हुई रहेगी, वहां से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या ये समझ आया सभी को? क्या ये क्लियर हुआ? अरे हाँ है ना? क्या ये क्लियर हुआ?
चलो ये हमारा हो गया मैक्सिमम एलोंगेशन। क्या एक बात सोचो कि अगर मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए तो भी सेम आएगा या अलग आएगा? अगर मैक्सिमम कंप्रेशन में पूछूं तो बताना जरा कि सेम आएगा या अलग आएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन अगर मैं पूछूं सेम या अलग, क्योंकि एक बात देखो भाई, एनर्जी, अरे अलग नहीं आएगा, बिल्कुल यहां से देख लो, यही से पता चल जाएगा, एक और सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी वही लिखोगे, ये एनर्जी वही लिखोगे, अरे हाँ है ना, ये वाली एनर्जी तो यही लिखोगे, ये वाली एनर्जी भी सेम, क्योंकि मैंने बताया कंप्रेशन पे भी वेलोसिटी सेम, तो बचा हुआ ये भी तो सेम ही रहेगा यार, अरे हाँ है ना, बचा हुआ जो आएगा वो तो सेम ही आएगा। क्या बोलते हो? क्लियर? क्लियर हो गया ये चीज? चलो यार, ये हो गया अपना कौन सा, ये मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है भाई। लेकिन सर एक्स डिफरेंस नहीं होगा, एक बात सोचो, लेफ्ट हैंड साइड पूरा पूरा सेम, ये भी पूरा पूरा सेम, तो ये भी तो वही रहेगा। एक्स तो एलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी होता है ना, एक्स जो है वो एलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। फटाफट बोलो जल्दी से, अरे हाँ है ना। चलो ये हमारा क्लियर हो गया। देखो अब इस तरीके के सवाल, कबीर तुमने जो पूछा था कि इस समय इसकी वेलोसिटी एलोंगेशन ये सब क्लियर हो रहा है अब? हाँ है ना। अब मान लो कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि x इक्वल्स टू, जब इसमें एलोंगेशन 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी एलोंगेशन हो, उस समय वेलोसिटी बता दो, तो क्या करोगे? क्या एक इक्वेशन मोमेंटम का और दूसरा एनर्जी का लिख करके निकाल सकते हो वो चीज? हाँ या ना? लिख करके निकाल सकते हो, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, हो जाएगा ये चीज। ये हमने किसके रेस्पेक्ट में किया था? ये कौन से फ्रेम में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा भाई? ग्राउंड फ्रेम, हाँ कि ना, ये बताओ। विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा फ्रेम है? ये ग्राउंड फ्रेम है। क्लियर? ये कौन से फ्रेम के रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है। अब एक बात देखो भाई, यहां से अगर हम लोग बात करें, तो यहां से बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो एक हम लोग लिख लेते हैं, कौन सा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ये अगर हम लोग देख ले कौन से फ्रेम में, वही मैक्सिमम सवाल वही है अपना कि मैक्सिमम एलोंगेशन या कंप्रेशन निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम एलोंगेशन या कंप्रेशन निकालना अपने को। अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्या बोलते हो? समझ आ रही चीज? हाँ है ना। विथ रेस्पेक्ट टू कौन से फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ये बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से। क्लियर? ये हमारा पहले ग्राउंड फ्रेम में था, अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अगर एक बात सोचो, क्या सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां से देखे तो ये रहा 4 kg, ये इधर की तरफ यहां से ऐसे जा रहा है, ये अपना स्प्रिंग मान लो एलोंगेट होकर के ये इतना हुआ, ठीक है। इनिशियल की बात है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है भाई, ये नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ वाला केस है अभी। ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो कब की बात है? नेचुरल लेंथ का। या एक काम करते हैं, नेचुरल लेंथ में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। नेचुरल लेंथ वहां पे बना लेते हैं और यहाँ पे एलोंगेटेड वाला। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ करके देखोगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखोगे, तो ये कितने से जाता हुआ दिखेगा? ये इधर की तरफ 3 से, हाँ है ना, इधर की तरफ 3 से। और ये कितने से जाता हुआ दिखेगा? तो इधर की तरफ 2 से। भाई फटाफट बोलो, हाँ है ना। ये इधर की तरफ 3 से और ये इधर की तरफ 2 से। तो मैं यहां, और जब एलोंगेटेड होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन मान लिया कि एलोंगेशन टोटल कितना आ रहा है? तो x आ रहा है, कितना? x आ रहा है। और जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी 0, सही बात, हाँ है ना। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी 0। चलो लिखो यार, यहां से 1/2 इंटू कितना? 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अभी इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी?
ये जितनी वेलोसिटी से ये इतनी वेलोसिटी से, क्या आएगा यहाँ से देखें तो 2 से 2 टाइम्स 2, और ये कितना हो गया 9 इंटू 2 18 प्लस ये कितना 3, और ये किसके बराबर है 2 2 जा 4 3 जा 12, यही आएगा इक्वल्स टू 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। क्या x की वैल्यू देखो फिर से वही आ रही है क्या 30 इंटू 2 60/k का स्क्वायर रूट, क्या यही आया था क्या पीछे भी, क्या यही आया था, हाँ या ना, क्या यही आया था भाई, फटाफट बोलो जल्दी से हाँ या ना। तो हम अब इस तरीके का जो भी सवाल है वो चाहे तो ग्राउंड फ्रेम में सेम, अरे भाई ये एक बात बताओ यार, मैक्सिमम एलोंगेशन ग्राउंड फ्रेम में या मैक्सिमम कंप्रेशन ग्राउंड फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों तो सेम ही आएगा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये देखेंगे इतना एलोंगेट हुआ तो वो तो दोनों में सेम ही आएगा भाई, अरे हाँ या ना, जो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आएगा वो तो सेम ही आएगा, जो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आएगा वो दोनों में सेम ही तो आएगा, ठीक है क्लियर हुआ। अब चाहो तो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर सकते हो और चाहो तो ग्राउंड फ्रेम, दोनों में कर सकते हो, अरे हाँ कि ना, दोनों फ्रेम में कर सकते हैं। तो बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास में जो उस समय जो आपने बताया था 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, उसका कहाँ पे मतलब, तो उससे भी करोगे सेम आंसर आएगा, उससे भी करोगे सेम ही आंसर आएगा, उससे भी करोगे तो सेम ही आएगा। हाँ इस बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यार हमें पता है ये चीज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। तो अगर कोई चाहे कि 1/2 सॉरी वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखना चाहो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 म्यू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो हमें पता है वी रिलेटिव फाइनल 0, वी रिलेटिव इनिशियल कितना, तो ये 10 से जा रहा है ये 5 से जा रहा है, मतलब वी रिलेटिव 5, हाँ कि ना, वी रिलेटिव कितना 5, चाहो तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बाकी वो खुद से करके एक बार देख लेना, पता चले बता दूं मैं, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज ही हो जाओ, ये करे वो करे या फिर कौन सा करे। आप यही दोनों याद रखो कि ग्राउंड फ्रेम में करना है, बिल्कुल आराम से देखते जाओ, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी मैक्सिमम एलोंगेशन कंप्रेशन पे, ठीक है। दूसरी बात, वो मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन से एलोंगेशन, ठीक है। दूसरा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करना है तो आप इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, देख लो कितनी वेलोसिटी है काइनेटिक और एक्स एलोंगेशन। क्या ये सब क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, क्या ये सब क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो हाँ या ना, क्लियर। चलो अभी एक टाइप का और बचा हुआ है इसमें, एक टाइप का और क्या बचा हुआ रहेगा कि जैसे मान लो अगर हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्लास टाइप स्प्रिंग वाले पार्ट में कि ये जो ब्लॉक है वो कितना 3 kg, ये ब्लॉक कितने केजी का है 3 kg, ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये ब्लॉक जो है वो 5 kg का है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है कितना, तो 40 न्यूटन और इसके ऊपर 8 न्यूटन, इसके ऊपर 40 और इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में 8 न्यूटन। मान लो K इक्वल्स टू कितना है, तो 100 न्यूटन पर मीटर के बराबर है, ठीक है। सवाल ये पूछा गया है मैक्सिमम एलोंगेशन बता दो, मैक्सिमम एलोंगेशन। एक बात सोचो क्या होगा इस सिस्टम का, पहले इस सिस्टम का क्या होगा पहले ये सोचो, पहले तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा और ये थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा और कुछ एलोंगेट होता जाएगा, एक एलोंगेशन आएगा उसके बाद पूरा मूव करता जाएगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ ये चीज सभी को, हाँ या ना, ये बताओ भाई। अब एक बात देखो कि यहां से हमें करना क्या है, पहले ढंग से देखना इस तरीके का, स्प्रिंग वाले अब सारे टाइप हो जाएंगे अब से। तो देखो यार मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, तो m1a1 प्लस, या ऐसे लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, इतना लंबा क्यों जाए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, याद करो 1-2 दिन पहले ही बताया था मैंने, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, अरे यही आया था, हाँ कि ना, अरे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया तो था मैंने,
तो एक बार देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, तो 40 माइनस 8 32 अपॉन कितना 8 यानी किसके बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात सोचो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करना चाहूं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करना चाहें, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, सेंटर ऑफ मास कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो क्या आप इसके रेस्पेक्ट में बैठ के देखोगे तो सूडो फोर्स भी लगेगा। इसके पहले जो था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, उसमें एक्सेलरेशन जीरो रहता था। एक्सेलरेशन जब जीरो रहता था भाई, इसीलिए हम लोग सूडो फोर्स वगैरह की बात करते ही नहीं थे। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड है तो इसीलिए हमारा क्या होगा, एक्सेलरेटेड सेंटर ऑफ मास के केस में तो एक सूडो फोर्स लगेगा। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना, तो 3 इंटू 4 यानी किसके बराबर 12 न्यूटन। क्या बोलते हो, सही बात है? क्या लिख रहे हो भाई सर? और फिर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करवा सकते किसमें भाई? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहां से ये 3 इंटू 4 कितना लगेगा 12 न्यूटन, और इसके ऊपर एक सूडो फोर्स इधर लगेगा कितना, तो 5 इंटू 4 के बराबर, सही बात है कि नहीं, हाँ है ना, 20 न्यूटन। ये बताओ भाई कितना लगेगा, इसके ऊपर 20 और इसके ऊपर 12 न्यूटन। ये बताओ क्लियर हुआ? अब मान लो, अब ये सेंटर ऑफ मास चुपचाप बैठा हुआ है, ये इधर 20 लग रहा है, इधर भी 20 लग रहा है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो हो क्या रहा है कि अब ये दोनों एलोंगेट होंगे, ये ऐसे एलोंगेट होता जाएगा, या ऐसे मान लो, यही पे मैं लिख देता हूं कि मान लो ये कितना हुआ, ये इधर कितना बढ़ेगा, ये x1 बढ़ गया, और ये इधर कितना बढ़ गया, तो इधर की तरफ x2 बढ़ गया। ये इधर कितना चला गया x1, ये इधर कितना चला गया x2, तो जाकर के फाइनली मैक्सिमम एलोंगेशन पहुंचेगा। x1 x2 क्यों ले लिए सर? तो एक बार सोचो, इसके ऊपर फोर्स अलग, इसका मास अलग, तो अलग एक्सेलरेशन से जाएगा। इसके ऊपर फोर्स खैर फोर्स तो यहाँ भी 20 है, लेकिन मास अलग अलग होने के कारण ये अलग जाएगा, अलग डिस्टेंस, ये अलग डिस्टेंस। तो मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, इसके ऊपर फोर्स 20, अरे हाँ कि ना, तो 20 इंटू ये कितना x1, इसके ऊपर 20 और इधर की तरफ x2, तो कितना 20 इंटू x2 इक्वल्स टू कितना, इधर 20 इधर x1 इधर 20 इधर x2। ठीक है भाई, 20 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना, तो 1/2 इंटू के इंटू मैक्सिमम एलोंगेशन कितना, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, यही आएगा 20 इंटू x1 प्लस 20 इंटू x2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू के इंटू x1 प्लस x2 का स्क्वायर। बस यहां से सॉल्व कर लो, कितना आएगा, तो 20 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट होगा और यहां से ये किसके बराबर 50, यानी x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो 2/5 यानी 0.4 मीटर के बराबर। समझ आया सभी को? स्प्रिंग से रिलेटेड अब सारे पार्ट होगा क्लियर। x1 प्लस x2 कितना 0.4 सेंटीमीटर, क्या ये चीजें क्लियर हो गई, हाँ या ना? रिपीट कर दे एक बार, देखो बेटा मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ 4 से एक्सेलरेट हो रहा था, 4 से एक्सेलरेट हो रहा था, तो अब एक बात सोचो, ये इधर क्या होगा कि अब इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस पे एक सूडो फोर्स 3 इंटू 4 लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पे भी एक इधर की तरफ लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कितना 20, ये कितना 12, इसका नेट फोर्स 20, इसका भी नेट फोर्स 20, दोनों का मास अलग अलग। अब ये दोनों ऐसे खिंचा रहे होंगे, एक x1 जाएगा एक x2, तो कितना वर्क डन, इसके द्वारा वर्क डन 20 इंटू x1, इसके द्वारा वर्क डन 20 इंटू x2 इक्वल्स टू 1/2 k इंटू x1 प्लस x2 स्क्वायर। यहां से हमारे पास मिल गया x1 प्लस x2 की वैल्यू।
क्या ये बताओ भाई, क्लियर? हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से। अब एक बात है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्पल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्पल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्पल्स। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं इम्पल्स। अब इसमें दो ही पार्ट बचा हुआ है, एक तो ये इम्पल्स वाला और दूसरा कॉलिजन वाला। एक तो इम्पल्स और दूसरा कॉलिजन, यही पार्ट बचा हुआ चैप्टर। तो एक हमारा इम्पल्स बचा हुआ है और दूसरा हमारा कौन सा, कॉलिजन। नहीं, इसमें आज तो खत्म नहीं होने वाला भाई, इतना छोटा चैप्टर नहीं है बेटा, सेंटर ऑफ मास काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। अच्छा आज जल्दी छोड़ दें, 1 बजे से क्लास लग रही है। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस बता देते हैं, उसके बाद छोड़ दें। देखो होता क्या है कि इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स की बात कब करोगे, ठीक है, थोड़ा सा एक कॉलिजन बेटा इतना ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे 45 मिनट में हो जाएगा कॉलिजन, अभी इम्पल्स भी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी तो बस मैं इम्पल्स का आइडिया आपको दे दूंगा। तो देखो यार होता क्या है, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स कभी कभी लग जाता है, ऐसा कभी कभी ऑब्जर्व करते हो। जैसे आप बैठे हो, सडनली आपका दोस्त आया, अचानक से एक चांटा जोर से मार के चला गया, पता ही नहीं चला कि कब मार करके चला गया, ऐसा होता है कभी, होता है ऐसा कभी कभी। या एक बात देखो, जैसे मान लो क्रिकेट के अगर ग्राउंड में देखे तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि क्रिकेट के ग्राउंड में अगर देखे, नहीं सर दोस्त डरता है। अच्छा, तो भाई तुम लोग ऐसे दोस्त, नमन जो है ना उससे दोस्त सारे डरते हैं, बताओ यार, तुम लोग थोड़ा दोस्त बन के इसको सिखा दो यार। चलो देखो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे बॉल और बैट के बीच का जो कांटेक्ट रहता है वो बहुत कम टाइम का, बहुत कम टाइम का, है ना। लेकिन बहुत कम टाइम में भी सोचो कि कितना बड़ा इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है वो। सोचे एक बॉल जो इतनी तेजी से आ रही थी वो बॉल कहीं और चली जाती है, कितना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट वो पड़ता है उस बॉल के ऊपर, और उस बॉल के का जो बैट के साथ जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत कम टाइम के लिए वो कांटेक्ट में आता है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट जो होता है वो बॉल के ऊपर वो ज्यादा होता है, जो बॉल के ऊपर इम्पैक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। वही जैसे मान लो अचानक से आपको चाटा मारा, उस समय अचानक से काफी तेज चोट लगता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम था, लेकिन फिर भी उस समय हम लोग देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो जब भी अगर ऐसा केस आए ना तो हम लोग इम्पल्स की बात करेंगे, क्योंकि यार उस समय आप कितने टाइम के लिए V बराबर U प्लस AT आप इजिली आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना, हर समय मतलब एक कांस्टेंट फोर्स भी नहीं लगता है, तो हम उस समय बेसिकली एवरेज फोर्स की बात करते हैं। तो देख लो एक, अगर मान लो एक 3 kg का बॉल जो है, एक 3 kg का बॉल, वो हम लोग 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। जब अगर 20 मीटर की हाइट से आप ड्रॉप करते हो और ये जो बॉल है वो सडनली यहाँ पे आया, और उसके बाद ये बॉल उसी वेलोसिटी से मान लो ऊपर की तरफ उठ गया, मतलब जिस वेलोसिटी से आया कोलाइड हुआ उसी वेलोसिटी से वापस भी चला गया, और टाइम ऑफ कांटेक्ट जो रहा ना वो हम लोग ले लेते हैं मान लो 0.01 सेकेंड, एक्चुअल में भी इतना ही होता है लगभग इसी के आसपास। हम लोग यहाँ से देखना कि अगर 20 मीटर की हाइट से एक बॉल अगर गिरता है तो ग्राउंड पे कितना ज्यादा फोर्स लगता है, हमें लगता है मजाक है, लेकिन देखना वैल्यू कितनी बड़ी निकल के आती है। 3 kg का बॉल है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट लगभग इतने, बहुत इंस्टेंट की बात होती है वो, हाँ है ना, फटाफट बोलो जल्दी से कि यही बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, हाँ है ना, ये बताओ भाई जल्दी से। अब एक बात सोचो कि यहां से जो फोर्स लगेगा वो हम लोग F की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, क्या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बराबर, हाँ है ना। F इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P अपॉन कितना, डेल्टा T। जो ये जो वेलोसिटी v आता है वो किसके बराबर, तो √2 × g × h, यार ये चीजें हमें पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगा रहा हूँ और कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा। तो ये कितना आएगा, तो √2 × 10 × 20, यानी कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बॉल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरा,
और 20 मीटर पर सेकेंड से वापस भी चले जाता है। 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरा और 20 मीटर पर सेकेंड से वापस भी जाता है। यहां से अगर हम डेल्टा पी की बात करें तो क्या 2 इंटू मास इंटू वी के बराबर, हाँ है ना यार, चेंज इन मोमेंटम यही आएगा, 2 इंटू एम इंटू वी के बराबर, सही बात है, अरे हाँ कि ना, 2 इंटू एम इंटू वी के बराबर, अपॉन कितना डेल्टा टी, अपॉन कितना डेल्टा टी कितना आ गया 0.01 सेकेंड, 0.01, ये किसके बराबर, तो 2 इंटू 3 इंटू कितना, तो 20 अपॉन कितना 0.01, यानी बेसिकली ये किसके बराबर आएगा, तो 2 3 6 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर टी, मतलब यहां से देखो 12,000 न्यूटन के बराबर फोर्स लगता है। सोचो जरा 2 MB कैसे, एक बार सोचो ना यार, मान लो इनिशियल मोमेंटम इधर की तरफ P इनिशियल हो गया, इधर की तरफ P फाइनल हो गया, तो यहाँ से डेल्टा P की बात हम क्या करेंगे, P फाइनल वेक्टर माइनस ऑफ P इनिशियल, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, P फाइनल ऊपर है और P इनिशियल नीचे, तो माइनस ऑफ माइनस P इनिशियल, ठीक है भाई। यहाँ से देखो अगर एक 3 kg का बॉल जो है वो ग्राउंड पे अगर 20 मीटर की हाइट से अगर गिर रहा है, तो सोचो कितना ज्यादा, अभी बताएंगे बेटा, ये कितना ज्यादा फोर्स जो है वो हमारे इसके ऊपर लग रहा है। यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि एक बार देखो, ये बॉल जो है वो 3 kg का बॉल 20 मीटर की हाइट से गिरा, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से आएगा और 20 से वो वापस भी जा रहा है। मान डेल्टा टी मान लो कि टाइम ऑफ कांटेक्ट जो रहा वो 0.01 सेकंड का रहा, तो फोर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो ये 2mv अपॉन 0.01, तो ये आ गया 12,000 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब ये 12,000 न्यूटन जब आया तो सोचो कि कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है और बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए। तो जब इतना ज्यादा फोर्स लगे और बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, तो उस समय हम इम्पल्स की बात कर रहे होंगे, उस समय हम किसकी बात करेंगे, इम्पल्स की। क्या क्लियर हुआ, हाँ है ना, उस समय हम किसकी बात कर रहे होंगे, इम्पल्स के बारे में, हाँ कि ना, उस समय हम किसके बारे में बात करेंगे, इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अब एक बात देखो, ये जो इम्पल्स होता है, अगर मान लो इसका फोर्स का और टाइम का मैं अगर कर्व बनाऊं, तो कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो एक ये जो फोर्स हो गया और ये टाइम हो गया, तो फोर्स लगते लगते बिल्कुल एकदम से सडनली लग रहा है और बहुत कम, सडनली बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है और फिर जीरो हो जा रहा है। हाँ, फोर्स इंपल्सिव फोर्स होता है, नेचर होता है बेटा, इंपल्सिव फोर्स होगा, नॉन इंपल्सिव फोर्स होगा, वो अभी देखेंगे उन सब चीजों को। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फोर्स लग रहा है वो एकदम से सडनली बहुत ज्यादा लगा फिर कम हो गया, तो फोर्स और टाइम का ग्राफ कुछ इसी तरीके का आ रहा होगा, हाँ है ना, कि एकदम से ये हमारा मान लो t टाइम का है और ये t प्लस dt टाइम का है, इस पूरे टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, बहुत सॉरी बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कौन सा होगा, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। ये इम्पल्स होगा, ये सॉरी एक मिनट, कि जैसे ही अगर बहुत बड़ा फोर्स कम टाइम इंटरवल के लिए लगे तो उस समय हम किसकी बात करेंगे, इम्पल्स की। ये इम्पल्स डिफाइन कैसे करते हैं, तो J इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ध्यान से देखना है यहाँ पे, जो फोर्स और टाइम का जो J जो होता है, ये हमारा J क्या होता है, इम्पल्स, J हमारा क्या होता है, इम्पल्स। और एक बात सोचो, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, J को हम लोग इम्पल्स को कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और ये जो आता है एक तरह से बेसिकली क्या है कि एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व, एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व, फोर्स टाइम कर्व का जो एरिया आता है वो हमारा क्या होता है, वो इम्पल्स। और एक बात सोचो कि F इक्वल्स टू किसके बराबर, तो dp बाई dt, F वेक्टर इक्वल्स टू कितना, ये ऐसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, dp बाई dt, यानी dp वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इंटू dt, और F वेक्टर इंटू dt यानी बेसिकली dp का इंटीग्रेशन जो कि किसके बराबर आएगा, तो डेल्टा p वेक्टर के बराबर, यानी जो इम्पल्स होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, इम्पल्स जो आएगा वो क्या होगा, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स J इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम।
अगर मैं इसका एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या आएगा, तो एसआई यूनिट तो जो लीनियर मोमेंटम का होगा तो वो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट की बात करो तो ये क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई क्लियर, फटाफट बोलो। तो चलो एक लाइन लिख लो आप लोग इसके बारे में, इसके बारे में लिख लो। व्हेन वेरी लार्ज फोर्स, व्हेन a very large force acts on a body, when a very large force suddenly acts on a body, लिख लो, suddenly acts on a body for very small time interval, for very small time interval, then at that time we talk about impulse, at that time we talk about impulse, and it is mathematically defined as j vector equals to integration of f vector dt। और ये पूरा आप लोग फिर उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है।